आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। तो लिटरली हम जान लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये जो सेकंड नंबर का है प्रोनाउन, ये है क्या। अच्छा, किसी को मालूम है तो अभी बोलो मेरे को। किसी को मालूम नहीं? देखो, प्रोनाउन का सीधा सीधा मतलब है प्रो, ठीक है, और नाउन, यानी कि नाउन के प्लेस पर जो वर्ड यूज होता है वो प्रोनाउन है। अगर सिंपल में हम डेफिनेशन वाइज इसको देखते हैं तो हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी? A pronoun is a word that is used in the place of noun, right? ठीक है, सीधा प्रो मतलब क्या है? नाउन के पहले, या सॉरी नाउन के स्थान पर। सीधा सीधा क्या बन जाएगा ये? नाउन के स्थान पर यूज होने वाला वर्ड क्या है? प्रोनाउन है। क्लियर है वर्ड? अब हमने प्रोनाउन में सबसे पहले पढ़े थे कि प्रोनाउन होते क्या है। तो आप लोगों ने क्या पढ़े होंगे? प्रोनाउन होते हैं हमारे आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। यही है ना प्रोनाउन? तो इतना ही है क्या? केवल इतने ही प्रोनाउन है? नहीं, कितने प्रोनाउन है? बहुत सारे प्रोनाउन है। अच्छा, ये जो आपने प्रोनाउन पढ़े थे, ये केवल अभी तक एक प्रोनाउन पढ़ा था आपने, जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। और आपको पता है कि प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं? किसी को मालूम है तो बताओ जल्दी। चेक योर नॉलेज फर्स्ट। नहीं ना? तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो बचपन में जो हमें पढ़ाया जाता है वो केवल एक प्रोनाउन में पढ़ाया जाता है, और वो होता है हमारा कौन सा? पर्सनल। अब ये पर्सनल क्यों है? अगर हम इसको अलग अलग कर रहे हैं तो ये होता है पर्सन से बना हुआ। The noun which is related with the person is called personal pronoun। अब इन सब की मीनिंग अगर आप देखें तो क्या बनते हैं? आई मीन्स मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम, दे यानी वे, ही यानी वह, सी यानी वह उधर, और इट यानी यह। राइट ना? मीनिंग तो यही है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जनरली प्रोनाउन हमारे होते हैं 10 टाइप्स के। अब लेकिन हम लोग को तो जानकारी है कि हमारा प्रोनाउन सिर्फ एक टाइप का होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो सबको अपनी कॉपी और पेन ले लेना है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ओके। और जितने भी जो प्रोनाउन है सबसे पहले हम लिख लें आखिर है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने नाम दिया क्या? पर्सनल प्रोनाउन, है ना। पर्सनल प्रोनाउन, ये फर्स्ट है। आज मैं पहले प्रोनाउन सबको लिखवा दूंगा लिटरली, उसके बाद एक एक करके हम प्रोनाउन का एनालिसिस करेंगे कि प्रोनाउन होते क्या है। इसके बाद हमारा प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव। फिर इसके बाद थर्ड हमारा है एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। इसके बाद हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर पांचवा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। हाँ, ये वीडियो जनरली हमारी 2 पार्ट में भी बन सकती है, क्योंकि हो सकता है 1 पार्ट में पूरा प्रोनाउन का टॉपिक नहीं हो पाए, है ना। प्रोनाउन का टॉपिक बहुत ज़्यादा है और इसलिए हमारे पार्ट 2 भी बन सकते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद एक होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव, हो गया, ठीक है। फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फिर इसके बाद हमारा रहेगा रिलेटिव प्रोनाउन, और साथ में एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, जो सबको मालूम है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। So here are all 10 types of pronoun we could see here
दैट कि ये जो प्रोनाउन होते हैं एक एक करके हमें इनको सीखना है। अभी तक जनरली हमने सब सीखा था, वो सीखा था केवल पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें हम बात करते थे केवल पर्सन की। ओके, अगर हमें इनको हिंदी में जानना है तो सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन को देखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। देन फिर इसके बाद निजवाचक, रिफ्लेक्सिव हमारा जो होता है वो होता है निजवाचक सर्वनाम। एम्फैटिक को हम लोग कहते हैं दृढ़तावाचक, दृढ़तावाचक। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होता है उसको हम लोग बोलते हैं संकेतवाचक प्रोनाउन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव को हम लोग बोलते हैं विभाजकवाचक, विभाजकवाचक प्रोनाउन। इंडेफिनिट को बोलते हैं हम लोग अनिश्चितवाचक। दिख रहा है ना सभी को, है ना, अनिश्चितवाचक। फिर इसके बाद जो हमारा रेसिप्रोकल होता है वो होता है परस्परतावाचक, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, रिलेटिव संबंधवाचक, संबंधवाचक। और एक्सक्लेमेटरी तो सबको मालूम है ना, एक्सक्लेमेटरी बच्चों कौन सा होता है, विस्मयादि बोधक, है ना, विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो ये रहे हमारे 10 टाइप्स के प्रोनाउन, ठीक है। प्रॉपर तरीके से सबको राइट कर लेने हैं, क्योंकि इसके बाद अब एक एक करके हम समझेंगे क्या क्या किस प्रोनाउन का यूज कैसे किया जाता है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, तो इसको जल्दी से हम लोग नोट कर लेंगे। और डेफिनेशन तो सबको याद ही होगी, डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, डेफिनेशन सबको आती है, राइट ना। अच्छा, क्या इसके पहले हम लोग को पता था कि इतने टाइप के प्रोनाउन होते हैं? पता था, लेकिन जनरली क्लियरेंस नहीं था माइंड में, है ना। हाँ, सिर्फ मोटा मोटा याद था कि हाँ ये इतना होता है, सर्वनाम इतने सारे होते हैं, पर हर एक पर्टिकुलर सर्वनाम को हमें सीखना है, देखना है। हाँ, कोई डाउट है किसी को? देखो, जब स्टार्ट करने लगे अब हम पढ़ने वाले हैं कि पर्सनल प्रोनाउन असल में होते क्या हैं। ऐसे प्रोनाउन जो पर्सन के बारे में बताते हैं। लिटरली, अच्छा हमने जैसे लिख दिया यहाँ पे आई एम अ बॉय, तो ये क्या बता रहा है, मैं एक लड़का हूँ, बॉय हूँ। मैंने ये लिख दिया यू आर अ गर्ल, यू आर अ, तुम एक लड़की हो। तो कम से कम ये क्या बताइए, ये किसी पर्सन को ही तो बता रहे हैं। क्लियर है ना। अब इसमें एक चीज और आती है, इसमें होते हैं बेटा केसेस। क्या होते हैं? केसेस, यानी कारक, यानी कि कौन से प्रोनाउन का यूज कैसे होता है वो जरा देखिए। अब एक चीज देखो, हमने कहा मैंने कहा जैसे मुझे चॉकलेट पसंद है, ठीक है। क्या पसंद है? चॉकलेट पसंद है। अब देखो ये जो मुझे वर्ड आया, तो जनरली मैंने कहा था कि आई यानी मैं होता है, तो क्या मैं यहाँ पे आई लिख दूंगा? नहीं लिखूंगा, लेकिन है तो ये देखो आगे ही आया है मुझे। तो इसके लिए देखो, अब मुझे की नॉर्मल मीनिंग होती है मी। देखो कितनी कंफ्यूजन चल रही है यहाँ पे। मी होता है, मी यानी मुझे, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे अगर मैं मुझे देखता हूँ तो मुझे इसके लिए आई लगाना होगा। तो ये होते कैसे हैं, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कारक। देखो जो ये केसेस होते हैं ना, सबसे पहले आप केसेस देखिए। इंग्लिश में प्रोनाउन के लिए 3 केस बताए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले जो केस होता है वो होता है हमारा नॉमिनेटिव। क्या होता है बेटा? नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव का दूसरा नाम है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव यानी कि कर्ता के रूप में, कर्ता के रूप में। देखो जितने भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, चाहे हम आई बोलें,
चाहे वी, चाहे यू, चाहे दे, ही, शी और इट, यही है। क्लियर है ना, इतने हैं, यही है। तो इंग्लिश में कितने पर्सन माने गए किसी को मालूम है? इंग्लिश में पर्सन कितने होते हैं? 3। ठीक है, एक होता है फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, एक सेकंड पर्सन सुनने वाला, और एक थर्ड पर्सन जिसके बारे में कोई बात हो रही हो। सो वी ऑल नो दैट देयर आर 3 पर्सन इन इंग्लिश, राइट। तो हमारे जो आई और वी है, आई वी किस में आते हैं? फर्स्ट पर्सन में। क्लियर? फिर इसके बाद हमारा जो यू है, यू किस में आता है? सेकंड पर्सन में। फिर इसके बाद जो हमारा दे है और ये ईसी इट है, ये किस में आते हैं? सो अकॉर्डिंग टू द पर्सन वी डिवाइडेड ऑल द केसेस। ठीक है, अब यहाँ देखो सब्जेक्टिव हो गया, अब यहाँ देखेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कर्म के रूप में, कर्म के रूप में। जैसे अब हम एक्टिव कैसे पढ़ते थे, राइट ना? आई है, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हो जाता है बेटा मी। क्लियर है? यहाँ पे अगर हिंदी देखो तो मी यानी मुझे, आई यानी मैं, मी यानी मुझे। ठीक है, और एक और केस होता है, चलो पहले इस केस की हम बात कर लेते हैं, बाद में हम लोग थर्ड केस पे चलेंगे। समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन के बी में। बी हमारा क्या बनता है ऑब्जेक्टिव केस में? अस। जैसे बी का नॉर्मल मीनिंग होता है बेटा हम, ठीक है, बी यानी हम, और अस का नॉर्मल मीनिंग होता है हमें, इतना तो मालूम है। जैसे इसका आई यानी क्या होता है? मैं, मी यानी मुझे। ठीक है, होता है ना, इतना नॉर्मल चीज है। इसके बाद आते हैं यू। अब ये यू जो है ना बड़ा कंफ्यूजिंग है। देखो क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि यू जो है वो सिंगुलर में भी यूज करते हैं और यू का यूज हम प्लूरल में भी करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात का आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि यू अपने साथ प्लूरल वर्ब कंसीडर करती है। जैसे यू आर, यू वर, यू हैव, राइट ना? यू कभी भी सिंगुलर नहीं होता। अगर सिंगुलर के लिए भी यूज करना तो यू के साथ हम प्लूरल वर्ब को ही कंसीडर करते हैं। याद रखिए ये बात, ठीक है ना? इंग्लिश में यू को एज अ प्लूरल काउंट किया गया है तो हम उसको वैसे ही करते हैं। अब बात आती है यू। तो यू का तो ऑब्जेक्टिव केस भी यू है ना? तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ऐसे यू से बनते हैं सब। दे, दे यानी होता है वे। यहाँ दे का ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा देम। ये ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है? जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। ठीक है ना? हाँ, अब बात आती है थर्ड पर्सन की। ये भी थर्ड पर्सन है यहाँ पे दे। अब ही का नॉर्मल मतलब क्या होता है? वह। ठीक है ना? अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में क्या बनेगा? हिम बन जाएगा। वह, हिम माने उसे। ठीक है, उसे। सी का क्या बन जाएगा? हर, उसे, इसका मतलब भी उसे हो जाएगा। इट का इट्स। अच्छा, इट्स में फर्क है। अब इट को थोड़ा सा ऐसे समझो। अगर मैंने ऐसा इट लिखा एपोस्ट्रोफ लगा के तो इसका मतलब होगा इट इज। कभी भी आप पढ़िएगा तो आप देखना, अगर इट के बाद एपोस्ट्रोफ लगा के एस है तो उसको पढ़ेंगे इट इज। और मैंने ऐसा इट्स लिखा तो इसका मतलब है इसका, इसका या यह। इसमें कोई एपोस्ट्रोफ लगी है? नहीं लगी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह इसका। समझ में आ रही है हमारी बात? और एपोस्ट्रोफ लगा दोगे तो हो जाएगा इट इज। इट इज को शॉर्ट में इट्स लिखते हैं। कितना क्लियर हो गया? अब इसमें एक और केस है। अगला केस हमारा होता है बेटा पजेसिव का। POSSESSIV। पजेसिव क्या होता है? पजेसिव जानते हो बच्चों? पजेसिव क्या है? पजेसिव को ऐसे बोलते हैं अधिकार जमाना। किसी चीज पर जो अधिकार होता है वो पजेसिव है। देखो इसको ऐसे लिख लो, अधिकार। अब ये जैसे मैंने कहा दिस इज माई पेन। किसका पेन है? मेरा, माई। ठीक है, अब ये माई वर्ड है, ये कहाँ से आया? ये माई शब्द मुझे ये बता रहा है कि जो पेन है ये मेरा है, मेरा अधिकार है। माई पेन, योर बैग, हिज हाउस, आवर कार, ये ऐसे वर्ड भी आपने सुने होंगे, सारे वर्ड हैं। तो ये वर्ड क्या कहलाते हैं? ये वर्ड हमारे कहलाते हैं पजेसिव। इसको यूज करने का तरीका देखिए, आई से ही बना है। ये सब किसकी कैटेगरी में है? आई की।
और ये सब पढ़ के आ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। आई का ऑब्जेक्टिव मी हुआ और आगे चलेगा तो इसका बन जाएगा माई। माई मतलब मेरा। एक और वर्ड पुराना चलता था माइन। माइन मतलब भी मेरा। कभी कभी पोएम में माई लिख के भी आता है, ये पता है ना पूजा सब जानते हो ना। आई का मी से मेरा माई, ये पढ़े, ये अधिकार बताने वाले शब्द। इसके बाद अगर हम चले बी पर, बी अस, तो ये हो जाएगा अवर, अवर्स, हमारा। क्या बनेगा? हमारा। फिर यू का योर, तुम्हारा, योर और योर्स। अब ये मैंने दो क्यों लिखे इसको भी मैं क्लियर करूंगा बाद में, क्योंकि दोनों का अलग अलग यूज है। योर अलग है, योर्स अलग है, ठीक है, दोनों का यूज अलग है। दे से क्या बनेगा? दे से क्या बनेगा बताओ? देयर, उनका। हम लोग आंसर में लिखते हैं ना देयर, उनका, उनका, ठीक है। फिर हिम से, ही से बना हिम का हो जाएगा हिज, उसका, उसका। हर का हर, एस लग जाएगा। इट्स का इट्स, इसका क्या बनेगा? इट्स। देयर का देयर से होता है देयर, DEIRS, DIRS। लो, तो यहाँ हमने सीखा कि जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है इनकी केस के हिसाब से इनका यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये पैसिव वॉइस समझने के लिए भी जरूरी है। जैसे हम लोग डायरेक्ट पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है बाद में। सब्जेक्टिव केस इज चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस, राइट? क्लियर है? तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दो। तो हमारा जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको समझते हैं। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। अब इसका यूज क्या है? इसको रिफ्लेक्सिव क्यों बोलते हैं? देखो, द एक्शन डन बाय द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टर्न बैक अपॉन टू द प्रोनाउन। अब देखो, इसमें होता ये है कि जितने भी हमारे जो होते हैं, जैसे हमने कहा माई, तो माई से बन जाएगा क्या? माई सेल्फ। मैंने बोला यू, यू से बन जाएगा योर सेल्फ। सब में सेल्फ लगा दो तो बन गया ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका मीनिंग भी बताएंगे अभी, देखो। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ या अवर सेल्फ, इसके बाद हिम सेल्फ, इन सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। तो ये करते क्या है, इनका यूज क्या है? देखो, इनका यूज बहुत अच्छा है। माई सेल्फ मेरा खुद का। जब कोई काम अपन खुद के से करें, खुद से ही करें, सीधी बात है, ऐसा एक्शन, ऐसे काम जो हम खुद करें, हमारे द्वारा ही हो, तो वो बन जाएगा कौन सा? रिफ्लेक्सिव, ठीक है। जैसे हमने कहा माई सेल्फ मेरा खुद का, योर सेल्फ तुम्हारा खुद का, तुम्हारा खुद का, अवर सेल्फ हमारा खुद का, हिम सेल्फ उसका खुद का, ठीक है ना, सीधी बात है। अब आते हैं इनके एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल कैसे होंगे? कोई जरूरत नहीं है अभी, बाद में लिख लेना। देखो, सीधी सी बात है। मैंने कहा आई एंजॉयड माई सेल्फ। अब एक बात का याद रखना, आप अगर सेंटेंस हमारा आई से स्टार्ट हुआ है तो वो माई सेल्फ पर ही जाएगा। यू से स्टार्ट हुआ है योर सेल्फ पे ही जाएगा। बी से स्टार्ट हुआ है तो अवर सेल्फ पे जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस है ये। माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सारे कौन से केसेस हैं? ऑब्जेक्टिव केस। ये तो सब्जेक्टिव केस हो गया। अब मैंने कहा आई एंजॉयड माई सेल्फ, इसका अर्थ क्या हुआ? मैंने खुद से ही एंजॉय किया, मैंने खुद एंजॉय कर लिया, मुझे किसी की जरूरत नहीं, ठीक है ना। अब मैंने कहा एक और अच्छा एग्जांपल देते हैं। ही शॉट हिमसेल्फ विथ अ गन। क्या अर्थ है? उसने खुद से ही खुद को गोली मार ली, सुसाइड कर लिया बेचारी ने। ही शॉट, मार लिया उसने, हिमसेल्फ खुद को ही। अब किसी दूसरे ने तो नहीं मारा, खुद से ही है ना। जो काम हम खुद से ही करें और खुद के ऊपर करें, तो ये होते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर हम फिजिक्स की भाषा में देखें तो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं खुद के ही ऊपर। जो काम खुद से ही कर रहे हैं, खुद के ऊपर कर रहे हैं, वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ में आ रही मेरी बात? ही शॉट हिमसेल्फ, मैंने कहा दे
ruined themselves। अब इसका क्या मीनिंग है? वो खुद से ही बर्बाद हो गए। ruined बर्बाद होना, they ruined R-U-I-N-E-D ruined themselves या themselves। लो बहुत आसान होते हैं ये। दे से बनेगा तो themselves पे चला जाएगा, ही से बनेगा तो himself पे चला जाएगा, आई से बनेगा तो myself पे चला जाएगा। R-U-I-N-E-D ruined बर्बाद होना, ठीक है ना? समझ में आ रही है हमारी बात? एंजॉय करना और गोली मारना, कुछ भी काम है खुद से ही कर लिया। जैसे हमने कहा यू पनिश योरसेल्फ, यू पनिश PUNISHED योरसेल्फ, यू पनिश योरसेल्फ, तुमने खुद को ही पनिश कर लिया, ठीक है? तुमने खुद को ही चाटे मार दी। लो अब ये क्या है? ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ये बड़े आसान होते हैं, इनके यूजेस ऐसे होते हैं। क्लियर है? यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रही है? तो इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ इतना समझ लो कि जो भी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो केवल किसके बारे में बताएगा? खुद के ही बारे में बताएगा। कहना है कि हाँ उसने ऐसा अपने से किया। अब मैं इसको ऐसा लिख दूँ, अगर कैसे लिख दूँ? मैं लिख दूँ I myself done this work, done this work। अब आप देखिए सेंटेंस को, I myself दोनों साथ में आ गए, अगल बगल हैं। मैंने खुद से ही ये काम किया, तो मैं क्या कर रहा हूँ? इस पर जोर देकर कह रहा हूँ, जोर देकर कहना। वो नॉर्मल बात थी। तो किसी सेंटेंस में जब हम सब्जेक्ट के बाद माई सेल्फ योर सेल्फ का प्रयोग करते हैं तो वो बन जाता है हमारा एम्फेटिक। क्या बन जाता है बच्चों? एम्फेटिक, जोर देकर कहना, दबाव डाल के कहना। इसी प्रकार हम ऐसा बोल रहे हैं, हाँ देखो हमने कहा they themselves enjoyed the party। तो देखो यहाँ पे दे भी themselves भी दोनों आ गए। उनने खुद से ही पार्टी को एंजॉय किया, मतलब कि दबाव डालते बात बोली जा रही है। एंजॉय किया कैसे? खुद से ही, अपने आप से। तो इसमें ज़्यादा अंतर है नहीं। जब हम सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली यूज कर लें, अब ये रॉन्ग नहीं होगा, आप सोचिए ये रॉन्ग हो गया, नहीं रॉन्ग नहीं है, ये एम्फेटिक बना दिया गया है वाक्य को। तो वाक्य एम्फेटिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उस पर दबाव डालते हैं, ठीक है ना? क्लियर हो रही बात? बाकी एग्जाम्पल तो हैं चाहे बहुत सारे, ठीक है? एक और है, चलो एक और लिखवा देते हैं। He himself took revenge। तो एक और देखो, He himself took revenge, उसने अपने आप ही बदला ले लिया, उसने अपने आप ले लिया बदला, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ी। तो ही हिमसेल्फ आ गया। बनना रही बात? एम्फेटिक बना रहे हैं हम वाक्य को, सबको, तो बन गया एम्फेटिक, ठीक है? तो इस तरीके से ये हमारे हो जाते हैं कौन से प्रोनाउन? एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे स्टॉप करें या फिर और अभी आगे हैं? चलिए स्टॉप।